नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। एवं मैं हूं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को बढ़ते तापमान में गेहूं में की जाने वाली महत्वपूर्ण सस्य क्रियाएं एवं गर्मी के तापमान में भी अच्छी पैदावार देने वाली किस्म HD 3385 की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है। पिछले अंकों में हमने आपको गेहूं से संबंधित उन्नत किस्मों, कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। जी बिल्कुल। और इस समय तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। बढ़ते तापमान में इस समय गेहूं में कौन कौन सी समसामयिक कृषि कार्य महत्वपूर्ण है, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SS राठौर। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इस समय बढ़े हुए तापमान से हम अपनी फसलें, खास करके गेहूं की फसल में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। कुछ शस्य प्रबंधन है जिनके माध्यम से हम टर्मिनल हीट स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ रसायन हैं, उनका हम छिड़काव करें तो उससे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस और मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी 0.5 से लेकर के 1% मात्रा का इस अवस्था पर हम छिड़काव करते हैं तो दाना भरने की जो प्रक्रिया होती है वो फसल में अच्छे सुचारू रूप से हो पाती है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि पोटेशियम सिलिकेट, इसकी भी करीब 0.5% मात्रा का हम छिड़काव करते हैं तो इससे भी दाना भरने की जो प्रोसेस है वो गेहूं की फसल में अच्छी प्रकार से हो पाती है। इसके साथ साथ में जैसे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, तो जिंक सल्फेट की 0.5% मात्रा का अगर हम छिड़काव करें इस अवस्था पर तो ये देखा गया है कि इससे भी जो दाना भरने की प्रक्रिया होती है वो अच्छी होती है और दाना सुडौल बनता है। और खास करके जिंक इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है निषेचन प्रक्रिया में भी और उसके बाद भी। इसके साथ साथ में देखा गया है कि केओलिन करके एक रसायन होता है, इसकी 2 से 4% मात्रा का जब हम छिड़काव करते हैं तो ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसकी वजह से खेत में, खास करके गेहूं की फसल में तापमान जो होता है कैनोपी का, वो सामान्य होने में हमको मदद करता है। और इसके साथ साथ में कुछ और भी जैसे हमारे ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, बेटेन करके है, प्रोलीन है, इसकी 200 ppm की मात्रा को इस अवस्था पर छिड़काव करें तो उससे भी सकारात्मक प्रभाव होता है। इसके साथ साथ किसान भाई इस बात को सुनिश्चित करें कि इस अवस्था पर खेत में पानी की कमी बिल्कुल न रहने पाए। ज़्यादा गेहूं की फसल हम न लगाते हैं, पानी की व्यवस्था हमारे पास रहती है तो हम फव्वारा सिंचाई के माध्यम से या जैसे भी हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसके माध्यम से हम इस बात को सुनिश्चित करें कि पानी खेत में पर्याप्त रहे। इसके साथ साथ देखा गया है कि आजकल जैसे मौसम में अप्रत्याशित बदलाव हो रहे हैं, तापमान अधिक हो जाता है जब कम होना चाहिए, तो हम सबसे जरूरी बात हो जाती है समय पर बुवाई करें। तो इन काफी सारी चीजों को जो जैविक अजैविक जो तनाव उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस ओर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, खास करके बिना जुताई की जो हम खेती करते हैं, जहाँ पलवार को हम मिट्टी की सतह पर बना कर रखते हैं, इससे भी एक तो समय से बुवाई होती है। जैसे खरीफ की फसल को काटने के बाद हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो अगर हम परंपरागत तरीके से करें तो खरीफ की फसल काटने के बाद 15-20 दिन का समय लगता है और इससे हमारी वही गेहूं की बुवाई लेट हो जाती है। तो अगर हम बिना जुताई के सीधे बुवाई करें और इसमें उसके बाद पलवार का इस्तेमाल करें तो इसमें न केवल समय से बुवाई होती है बल्कि जो पलवार का इस्तेमाल करते हैं उससे भी खेत में तापमान सामान्य होता है और मिट्टी में नमी संरक्षित रहती है। तो अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस है, जिसको अक्सर हम हर साल इसकी प्रभाव को देखते हैं, इसकी वजह से 2022 में अभी गेहूं की जो पैदावार में काफी कमी आई थी। इस तरह के होने वाले नकारात्मक प्रभाव जो हैं वो बढ़े हुए तापमान की वजह से होते हैं, उनके प्रभाव को हम फसल में कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के समक्ष कई चुनौतियां आ रही हैं।
संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में हमने समय समय पर आपको जानकारी दी है और कई उन्नत किस्मों को आपने अपनाया भी है। बदलते हुए जलवायु एवं बढ़ते हुए तापमान को देखकर संस्थान ने गेहूं की SD 3385 किस्म विकसित की है, जो गर्मी के तापमान में भी अच्छी पैदावार देती है। इस किस्म से संबंधित कई जानकारियां हमने आपको पहले भी दी थी और आज इस किस्म के बारे में विस्तृत से बता रहे हैं पूसा संस्थान के गेहूं विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से आजकल क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटियों के बारे में बहुत चर्चा है। ये हमारी किस्म है एक HD 3385 जिसके अंदर मैं खड़ा हूं। ये अक्टूबर की सोइंग है। इसके अंदर हमने 2-3 चीजों का ध्यान रखा है। जैसे हम पिछले वीक मैं MP और हमारी टीम MP के अंदर विजिट करने गए थे, तो वहां पे हमने एक समस्या देखी कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियां जिन्होंने अक्टूबर में प्लांट कर दी उनमें बहुत जल्दी बाल आ गई और फिर फोग की वजह से जो फोग रहा जनवरी के अंदर उसमें दानों की संख्या कम पड़ी। हमने इस वैरायटी के अंदर जो गुण इंप्रूव करे हैं वो गुण है कि अक्टूबर में अगर प्लांट करोगे तो इसके अंदर बाल जल्दी नहीं निकलेगी, बाल उतनी ही देरी से निकलेगी। जनरली जब अक्टूबर में प्लांट करते हैं तो गर्मी ज्यादा होती है और उस गर्मी की वजह से पौधा जल्दी बाल निकाल देता है। तो हमने इस वैरायटी में बदलाव किया इस तरह से कि भाई अक्टूबर में प्लांटिंग के बाद इसकी बाली जल्दी नहीं निकलेगी और बाली जल्दी नहीं निकलने की वजह से ये ऑप्टिमम टाइम पे इसकी जब सबसे फेवरेबल टाइम रहता है उस टाइम इसके अंदर दाना पड़ता है, तो उसमें दानों का नुकसान कम से कम होने की गुंजाइश रहती है। और दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट ट्रेट है कि यहाँ पे 3-4 डिजीज पूरे ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो 3-4 डिजीज मेन है। जैसे कि ये आपका ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है और ब्लैक रस्ट है, यानी भूरा रतुआ, काला रतुआ और पीला रतुआ। पीला रतुआ पंजाब और हरियाणा में आता है, ब्राउन रस्ट थ्रू आउट इंडिया आता है और जो ब्लैक रस्ट है जनरली सेंट्रल जोन में आता है। ये तीनों रस्ट से ऑलमोस्ट रेजिस्टेंट है या फ्री है। यहाँ इसमें कोई सा भी रतुआ रोग नहीं आता। दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि इसमें इंड्यूस्ड वैक्सीनेस है। इंड्यूस्ड वैक्सीनेस का मतलब जो ये आप व्हाइट देख रहे हो इसके स्टेम पे और इसके लीफ पे, तो ये व्हाइटनेस इसके अंदर जब गर्मी बढ़ती है तो ये पत्तों पे व्हाइटनेस आ जाती है। इसकी वजह से ये इसके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इंड्यूस्ड वैक्सीनेस इसको प्रोटेक्ट करेगी बढ़े हुए टेम्परेचर से, क्योंकि पीछे आपने जो मौसम के बदलाव की वजह से जो सडनली टेम्परेचर बढ़ता है उससे भी क्रॉप का लॉस होता है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस वैरायटी में कि इसमें फुटाव बहुत है। हमने ये जो प्लॉट ग्रो कर रखा है, देखिए पूरी ये स्ट्रिप 200 मीटर की स्ट्रिप है। पूरी स्ट्रिप के अंदर हमने ये 2 स्ट्रिप हैं, पूरी स्ट्रिप के हमने तकरीबन 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से 10 या 12 किलो के पर एकड़ के हिसाब से इसमें ये प्लांटेशन करी थी अक्टूबर के अंदर। और उसके अंदर देखिए कि आपका पूरा प्लॉट भर गया है, क्योंकि हमने रिड्यूस सीड रेट के ऊपर ये प्लांटिंग करी थी। तो हमने अभी इसके अंदर 20 दिन पहले पानी भी दिया था, 15 दिन पहले के आसपास, और उसके बाद बारिश और तेज हवाएं कई दिन चली। तो बारिश और तेज हवाओं के बाद भी, क्योंकि हमने ये रिड्यूस सीड रेट पे ग्रो करी थी, तो इसके अंदर लॉजिंग की कोई इश्यू नहीं आया। और आप ये देखिए कि बाली के अंदर वजन भी बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग बालियां, और एक एक स्पाइकलेट पे एक एक नोड के ऊपर जो जैसे इसमें पांखियां होती है, एक एक नोड पे 4-4 दाने बन रहे हैं। कहीं 5 भी है, कहीं 3 भी है, बट जनरली एवरेज पे 4-4 दाने बन रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ स्पाइकलेट भी बहुत अच्छे हैं, बालियां अट्रैक्टिव है। जनरली प्रोडक्शन डिसाइड करता है 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिस जगह पे लगाई है वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन कितनी है, उसको ड्यूरेशन कितना मिलता है, उसमें कितनी फर्टिलाइजर है, और इन्वायरमेंट के अंदर कितनी फ्लक्चुएशन की वहां पे गुंजाइश है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी वैरायटी, कोई भी वैरायटी हो, अगर एक किसान 5 एकड़ में लगाता है तो 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की एवरेज बहुत अच्छी एवरेज में से आती है। और कोई ऐसे एरिया हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है, वहां पे 55 मन की या 55 से 60 मन की प्रति एकड़ या 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज भी बहुत अच्छी है। इसलिए हम इस वैरायटी को ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं कि इस वैरायटी में जो हर कंडीशन में पैदावार देने की क्षमता है और जो क्लाइमेट के अंदर बदलाव हो रहे हैं उसमें भी कुछ हद तक सहने की क्षमता है। जब देखिए एक्सट्रीम
बारिश हो जाएगी, ओलावृष्टि हो जाएगी, बहुत तेज हवा चलेगी, उसकी बातें मैं नहीं करेगा। बहुत सडनली 5 या 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो उस चीज के लिए तो कोई भी वैरायटी नहीं टॉलरेट कर पाएगी। बट जनरली जो नॉर्मल ट्रेंड के ऊपर फ्लक्चुएशन होता है उसके अंदर ये वैरायटी सक्षम है उन चीजों को सहने की और अच्छी पैदावार देने की। किसान भाइयों, ये हमारी दूसरी किस्म है HD 3388। ये CVRCC यानी सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी से रिकमेंडेड वैरायटी है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन का मतलब आपका बिहार, ईस्टर्न यूपी या पूरा ऑलमोस्ट एंटायर यूपी कहिए, वेस्टर्न यूपी को छोड़ के यूपी और वेस्ट बंगाल, इन एरिया के लिए रिकमेंडेड है। और इस वैरायटी में भी आप ये देखिए कि इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन उन एरिया के अंदर जहां पे आपका इरिगेटेड कंडीशंस के लिए जहां ज्यादा पैदावार की इच्छुक हैं, ये वैरायटी बहुत अच्छी यील्ड देती है। यील्ड का मतलब ये है कि उनकी प्रोडक्शन कंडीशन में जितनी पैदावार आ रही है उससे कुछ अच्छी पैदावार देगी। इस वैरायटी की एक अन्य और खूबी है कि इसके अंदर दानों का साइज बहुत अच्छा है। और दूसरा इसकी और एक अन्य खूबी है कि ये जो 2967 हमारी जो प्रीडोमिनेटिंग वैरायटी है, जहां पे वो लग रही है उसकी कंपेरेटिवली अवधि लंबी है। उस वैरायटी के कंपैरिजन में तकरीबन इसमें 10 दिन अर्ली हेडिंग आती है और ये तकरीबन 5 या 6 दिन जल्दी पक जाएगी उस वैरायटी से। तो जहां पे ड्यूरेशन कम अवेलेबल है वहां भी, और इसको भी आप टाइमली भी लगा सकते हैं, थोड़ा लेट भी लगा सकते हैं और अर्ली भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर ना भूरा रतवा आता है ना पीला रतवा आता है। भूरा और पीला रतवा दो ही रतवे इंपॉर्टेंट है बिहार और यूपी के लिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कंपेरेटिवली कर्नाल बंट की इंसिडेंस है, यानी जो दाना काला पड़ जाता है, काला पाउडर दाने के अंदर आ जाता है, वो भी इसके अंदर शिकायत कम है। आप ये देखिए इसका फ्लैग लीफ जो यानी ये झंडा पत्ता है, ये बहुत चौड़ा है और बहुत लंबा है। जनरली जो पौधे के दानों को जो खुराक मिलती है ग्रेन फिलिंग के टाइम पे, उसका मोटा हिस्सा इस फ्लैग लीफ से जाता है। और इसकी जो स्टेम की गर्थ है वो भी मोटी है, तो स्टेम की गर्थ अच्छी होने की वजह से भी ये गिरने से प्लांट को रोकती है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी किस्म है, इरिगेटेड कंडीशंस के लिए है। आप अर्ली भी बो सकते हो, टाइमली भी बो सकते हो और एक टू लिमिटेड एक्सटेंट लेट तक भी बो सकते हो। दानों में शाइनिंग है, चपाती क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्रोटीन कंटेंट भी नॉर्मल है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। मध्य प्रदेश से बाल मुकुंद जी ने गेहूं की फसल में पत्तों में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन रस्ट नामक बीमारी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि समस्या पूर्ण रूप से नहीं रुकी तो 10 से 12 दिन बाद फिर से एक बार छिड़काव को दोहराएं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से महाप्रसाद जी ने लौकी के पत्तियों में जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉड बोरर यानी कि फली भेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु नीम के तेल को 5% की दर से छिड़काव करें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेड की 60 से 70 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से रामनिवास जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ कर्ल विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 13 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में, 10 से 13 मार्च के दौरान उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 12 और 13 मार्च को पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 10 और 11 मार्च को तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे में, 11 मार्च को लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।
प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार के यह अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार, तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।